कहा था कि सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, क्योंकि सिंपली लेक्चर से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें कुछ नोट डाउन करनी पड़ेंगी। उसमें आपको कोई क्वेरी होगी तो लास्ट के 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली 15 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी गिवन। ओके, तो बेसिक फ्रेमवर्क हम लास्ट टाइम बता दिए थे कि हमको देखना क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, है ना। तो अभी तो जो हम स्टार्ट करेंगे, तो जो आप लोगों के लिए नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने प्रिपेयर किए हैं। मेंस के लिए जब करूंगा तो उसको भी मैं आपको राइट डाउन कराऊंगा। और बाय द वे मेरा जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजों को ट्रांसलेट करने की, जिनकी ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा मैं, उनके लिए आप उनकी स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा और डिक्शनरी में देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लीजिएगा फिर। ओके, तो जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे तो ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली एयर ऑफ द पास्ट है, मतलब भूत का उत्तराधिकारी है और भविष्य के लिए टेस्टेटर के रूप में होता है। ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये नोट कर सकते हैं। जेनिंग्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर हुआ करते हैं, जिन्होंने अपनी इनकी बुक है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जेनिंग्स की किस बुक में ये कहा गया है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन आर द एयर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज द टेस्टेड ऑफ द फ्यूचर। तो उसमें है जो क्वेश्चन आएगा कि जेनिंग्स ने कहा है, ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो जेनिंग्स ने कहा अपनी बुक में सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में कि जो ब्रिटिश पीरियड है वो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ वो 1600 से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश पीरियड इंडिया में कि, और इसके डिफरेंट फेजेस हैं। इन फेजेस को जैसे 1600 से लेकर 1765 तक एक फेज रहा, ये कमिंग ऑफ द ब्रिटिश कहा जाता है इस फेज को। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एक ट्रेडर्स के रूप में आए 1600 में, और वो दिसंबर 1600 में उनको एक चार्टर दिया गया वहां के मैजेस्टी ने, या ये क्वीन ने उनको चार्टर दिया ट्रेडर्स के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एस्टेब्लिश की यहाँ पर। इसके बाद में कि टू फैसिलिटेट देयर वेंचर इन इंडिया सम ऑफ द एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स ऑफ द लंदन फॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू अ कंपनी। जो एंटरप्राइजिंग मर्चेंट्स थे लंदन के, उन्होंने एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश की। क्वीन एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 में एक चार्टर दिया, जिसकी वजह से ये कंपनी जो सिक्योर कर पाई अपने ट्रेड को। तो ध्यान रखिएगा 1600 चार्टर, क्वीन एलिजाबेथ, दिसंबर 1600, जिससे कि कंपनी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपने पावर्स को के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, उनकी प्रिविलेजेस क्या होंगी इसके बारे में मेंशन किया गया। तो जो चार्टर था, चार्टर वेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर। ये जो चार्टर में जो पावर्स दी गई थी उसका मैनेजमेंट कंपनी का गवर्नर और 24 मेंबर्स करेंगे, ये ऑथराइज किया गया। और उसके बाद में ट्रेडिंग एक्सपेडिशन स्टार्ट हुई ईस्ट इंडिया के लिए। ओके, द चार्टर ग्रांटेड द कंपनी अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद ईस्ट। जो चार्टर था, जो उसके शेयर होल्डर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वही केवल उनको मोनोपोली थी कि वही केवल ट्रेड कर सकते थे इंडिया के साथ में। ऐसा कोई नहीं हो सकता था कि कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है ट्रेड करे। लेकिन बाद में वो मोनोपोली खत्म हो गई एक एक्ट के बाद में। इसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी अथॉरिटी दी गई कि वो अपने पास में एक आर्म नेवल फोर्स अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं। चार्टर ने ये भी ग्रांट किया, ये भी उनको शक्ति दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो फर्स्ट जो चार्टर दिया गया वो 15 इयर्स के लिए दिया गया, और ये टर्मिनेबल था, मतलब ये इसको समाप्त किया जा सकता था 2 इयर्स के एडवांस नोटिस पर। कि चार्टर में 15 इयर्स के लिए दिया गया, सपोज कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स है उनको एबोलिश करना है, खत्म करना है, तो 2 साल पहले का उनको एडवांस नोटिस देना होगा, जिससे कि वो टर्मिनेट हो सकती थी कंपनी। इट वुड बी रिन्यूड बाय if the interests of the crown and the people were prejudicially affected। और ये रिन्यू नहीं किया, it could be renewed
इसको केवल तभी रिन्यू किया जा सकता था जब ये क्राउन के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है कंपनी, या फिर लोगों के प्रति जो इसकी जो कार्यवाही है वो उचित नहीं है। अगर ऐसा होता है क्राउन के अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट काम कर रही है कंपनी, तो इसके रिन्यू नहीं किया जा सकता था इसको। इस चार्टर की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप का जो फर्स्ट सेटलमेंट था, तो ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट सेटलमेंट जो हुआ था वो सूरत में हुआ था 1612 में। और ये जो एक रॉयल फर्म जारी किया गया था एम्परर जहांगीर की तरफ से, इसमें उनको लैंड दी गई और कुछ कंसेशंस दिए गए। तो फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत 1612 एस्टेब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रॉयल फरमान फ्रॉम द एम्परर जहांगीर, जिसमें लैंड दी गई और बहुत सारे कंसेशंस दिए गए। इसके बाद में दूसरा जो सेटलमेंट इनका हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट इज मुसुलीपट्टनम कहा जाता है, मुसुलीपट्टनम दैट इज मैड्रास इन 1639। जो सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट था, थर्ड इनका एस्टेब्लिशमेंट था, वो हरिहरपुरा था महानदी डेल्टा में, वो 1690 में स्टार्ट हुआ था। बाद में इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुई। लेकिन और जहां पर इनके चीफ सेटलमेंट थे इनकी प्रेसिडेंसीज के, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये मेनली इनिशियली इनकी प्रेसिडेंसीज थी और यहीं पर मेनली इन्होंने अपना काम शुरू किया पहले। इसके बाद में ये है कि जो चार्टर था 1601 का, उसने गवर्नर कंपनी को ये पावर दी कि वो लॉ बना सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कोई ऑर्डर पास करा सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, जिससे कि कंपनी का जो गवर्नेंस है, कंपनी के गवर्नेंस के लिए जो कि अच्छा हो, ऐसा वो उनको पावर दी गई। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कंपनी वाज वेरी लिमिटेड। लिमिटेड किस सेंस में थी कि लेजिस्लेटिव पावर was designed to enable company to regulate its business, कि केवल अपने बिजनेस को रेगुलेट कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और अपने सर्वेंट्स जो थे कंपनी के उनमें डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते थे ये लोग। बाय द चार्टर ऑफ 1609 एंड 1661 सिमिलर पावर्स वर रिफॉर्म्ड। 1609 का चार्टर और 1661 के चार्टर में भी ऐसी पावर दी गई थी। अब बात आती है चार्टर ऑफ द 1726 की सिग्निफिकेंस। इसकी ग्रेट लेजिस्लेटिव सिग्निफिकेंस क्यों थी? क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर वाज वेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंग्लैंड में बैठा करते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन हुआ करता था वो शेयर होल्डर्स के द्वारा हुआ करता था। बट नाउ ऑनवर्ड्स द चार्टर ऑथराइज द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज टू मेक कि अब इसके बाद में इस चार्टर ऑफ 1726 के बाद में ये हुआ कि ये जो प्रेसिडेंसीज थी अपने लिए कानून बना सकती थी, रूल्स बना सकती थी, ऑर्डिनेंस बना सकती थी, सिंपली उसी के लिए जिससे कि इनका गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी बनी रहे। लेकिन इसके लिए ये भी था कि जो भी ये लॉ, रूल्स, ऑर्डिनेंसेस बनाएंगे वो और जो भी पनिशमेंट्स होंगे वो रीजनेबल होंगे और कॉन्ट्ररी टू लॉ ऑफ इंग्लैंड नहीं होंगे। जो इंग्लैंड में लॉ है उसके विपरीत नहीं होंगे, उसके विरुद्ध नहीं होंगे। जो लॉ वहां फॉलो किया जाएगा वो यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। इस टाइप का प्रोविजन इसमें दिया गया। और इस जो भी ये लॉ बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, ऑर्डिनेंस बनाएंगे, इनको अप्रूव कराना पड़ेगा, कंफर्म कराना पड़ेगा राइटिंग में बाय द कंपनी ऑफ डायरेक्टर, बाय द कंपनीज कोड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे, तभी ये एक्ट अपॉन हो पाएगा। अगर वो नहीं होगा, अगर अप्रूव और कंफर्म नहीं होगा उससे कोड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है। चार्टर आल्सो एस्टैब्लिश मेयर्स कोड। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि चार्टर्स ऑफ 1726 में मेयर्स कोड कहाँ एस्टैब्लिश किए? तो इसमें 3 जगह का जिक्र है, कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। ये चार्टर ने 3 जगह के मेयर्स कोड एस्टैब्लिश किए, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, जिसमें इन प्रेसिडेंसीज में इंग्लिश लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंग्लिश लॉ यहाँ पे फोर्स में आ गया। लेकिन हुआ ये कि जब जहांगीर की डेथ हो गई, सॉरी उसकी औरंगजेब की 1707 में, तो उसके बाद में सिचुएशन गड़बड़ा गई हिंदुस्तान में। और अल्टीमेटली जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1756 में, सिराजुद्दौला जो नवाब बंगाल थे उनके अगेंस्ट, तो उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया इस तरह से।
और साथ में 1765 में एक और टर्निंग पॉइंट आया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें शाह आलम ने जो दीवानी की जो पावर्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कलेक्शन रेवेन्यू की वो कंपनी की हो गई, लेकिन इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल जस्टिस का जो काम था वो तो कंपनी कर रही थी, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो इंडियंस के द्वारा किया जा रहा था, वो केवल सुपरवाइज कर रहे थे। तो इससे उनको ये हुआ कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी, तो उसकी वजह से ये इंडियन जो सिटीजन्स थे, सिटीजन्स क्या कहेंगे, सिटीजन्स नहीं कहेंगे, नेटिव्स कहेंगे, नेटिव्स ऑफ इंडिया, उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इल्बर्ट एक स्टेटमेंट है इल्बर्ट का, इल्बर्ट के स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि द ईयर ऑफ 1765 makes a turning point in the Anglo-Indian history and may be treated as a commencing of the period of territorial sovereignty by the East India Company। तो इल्बर्ट यहाँ पे कहते हैं कि 1765 जो है एंग्लो इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट हो गया। इसके बाद में 1765 के बाद में जो मास्क पहने हुए थे ये लोग ट्रेडर्स का, वो उन्होंने उतार फेंका और अब ये रियल रूलर्स के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगे। अब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है 1765 से 1858 तक। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। इसमें ये हुआ कि द ग्रांट ऑफ दीवानी मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो जब दीवानी की जो पावर्स दे दी गई, दीवानी इन द सेंस की रेवेन्यू कलेक्शन की जो पावर्स दे दी गई उनको, एडमिनिस्ट्रेशन सिविल जस्टिस उनको दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो बेसिकली रियल मास्टर्स हो गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। कंपनी ने अपॉइंट किए अपने इंग्लिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया सुपरवाइज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सिविल जस्टिस के लिए, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, जो कि इंडियंस के द्वारा किया जा रहा था। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो रियल रूलर्स बन गए, और लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कोई नहीं रही। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे। हिंदुस्तानी पब्लिक से उनको कोई लेना देना नहीं था। गवर्नर्स और जो काउंसलर्स थे वो कंपनी के जो सीनियर सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उनमें से अपॉइंट किए जाते थे। ये अंडर द गवर्नर एंड काउंसिल, गवर्नर और काउंसिल जो थी, गवर्नर और जो उसकी एडवाइजरी काउंसिल थी, उनके एक बॉडी थी, वाज अ बॉडी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सर्वेंट्स। और ये जो सर्वेंट्स थे वो राइटर्स के रूप में थे। इनको देख लीजिएगा कि ये कई बार पूछा जाता है कि सिविल जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो कौन कौन से थे। तो राइटर्स सबसे पहले, उसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स में भी जूनियर और सीनियर हुआ करते थे, और उसके बाद में मर्चेंट्स। ये इनका क्लासिफिकेशन था इनके सर्वेंट्स का कंपनी के। कंपनी अब इसी के बाद में ये हुआ कि 1773 के आसपास से पहले ही कंपनी ने एक ह्यूज लोन के लिए अप्लाई किया ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि जब इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वहां से, तो रेवेन्यू जा कहां रहा है, तो उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी की को एस्टेब्लिश कर दिया। और सीक्रेट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है इंक्वायर किया, रिपोर्ट जो अपॉइंट की गई, सॉरी अपॉइंट की गई है 13 अप्रैल 1772। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीक्रेट कमेटी कब एस्टेब्लिश की? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नोट कर लीजिए इसे कि द कंपनी सॉरी सीक्रेट कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये सीक्रेट कमेटी किसके द्वारा अपॉइंट की? हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, इंक्वायर करने के लिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन 13 अप्रैल 1772। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, कई बार पूछा भी गया है। सीक्रेट कमेटी इन इट्स रिपोर्ट एक्सपोज्ड, तो सीक्रेट कमेटी ने बहुत सारे जो डिफेक्ट्स थे, जो दोष थे, और जो बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी, जिसमें ये कहा गया कि सजेस्टेड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। और इसमें ये भी रिकमेंडेशन दी सीक्रेट कमेटी ने कि जो कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेट होने चाहिए। और उसी वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। ये सारा डेवलपमेंट हुआ कि आपको
दीवानी पावर्स मिल गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जस्टिस मिल गया, जिसमें कि एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से ह्यूज लोन का इन्होंने कहा, ह्यूज लोन के बाद में ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने सीक्रेट कमेटी एस्टेब्लिश की 13 अप्रैल 1772 को, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि रेगुलेट जो है, जो इंडियन अफेयर्स हैं, दैट मस्ट बी डन बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश। तो उसी रिकमेंडेशन के सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है रेगुलेटिंग एक्ट की? इसने फर्स्ट टाइम जो है पहली बार ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अफेयर्स को पहले तो अपने आप डील कर रही थी, बट नाउ ऑनवर्ड्स इसको कंट्रोल किया जाने लगा, रेगुलेट किया जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और ये पहला ऐसा एक्ट था ये एस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट व्हिच एस्टेब्लिश्ड अ डेफिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने कि डेफिनेट सिस्टम गवर्नमेंट के लिए एस्टेब्लिश किया इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए। इसमें क्या क्या हुआ, जो चेंजेस आए, जो इसकी वजह से जो चीजें इंप्रूव हुई इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की वजह से, कि सबसे पहले तो ये हुआ कि चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी इन इंग्लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन था कंपनी का वो इंग्लैंड में चेंज कर दिया गया। दूसरा ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तीसरा ये हुआ कि ब्रॉट द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास टू सम एक्सटेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चौथा डेवलपमेंट ये हुआ कि इन्होंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये चार मेन डेवलपमेंट्स हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जो इंग्लैंड में अवेलेबल था। रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में जो गवर्नमेंट काम कर रही थी गवर्नर जनरल के अंडर में, गवर्नर उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको मान्यता दे दी। बॉम्बे और मैड्रास की प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। इट मीन सुप्रीम कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, और वो सबऑर्डिनेट हो गए गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास। और चौथा मेन जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया रेगुलेटिंग 1773 से। इसमें जो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए, इम्पे हुए, IRP इम्पे। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले किसको चीफ जस्टिस बनाया गया, तो इम्पे याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले ये गवर्नर जनरल बंगाल के कौन हुए, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स, WARREN HASTINGS, वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले जो कंपनी के जो अफेयर्स थे वो मैनेज किए जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि एनुअली इलेक्ट होते थे, और इनका इलेक्शन जो होता था वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा होता था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कौन होते थे, शेयर होल्डर्स होते थे। तो इनिशियली क्या था कि कोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जिसके पास में शेयर होल्डिंग 500 स्टर्लिंग पॉन्ड है, अगर 500 स्टर्लिंग पॉन्ड है, देन ही कैन वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर। लेकिन इसका जो टेन्योर हुआ करता था इनिशियली वो 1 ईयर हुआ करता था। तो ये भी याद रखिएगा कि इनिशियली जो डायरेक्टर का जो टेन्योर हुआ करता था 1 ईयर हुआ करता था, 4 ईयर हुआ करता था। लेकिन सब्सिक्वेंटली उनके लिए जो चूंकि 1 ईयर का टर्म जो है शॉर्ट हुआ करता था, इसलिए इसमें कुछ चेंज किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि जो वोटिंग राइट है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो था इशू ये था कि 1773 से पहले 500 स्टर्लिंग पॉन्ड जिसकी शेयर होल्डिंग है वो इलेक्ट कर सकता था अपने डायरेक्टर को। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उस पावर को, और उसमें कहा गया कि 1000 स्टर्लिंग पॉन्ड, 1000 स्टर्लिंग पॉन्ड जिसका शेयर होल्डिंग है कंपनी में, वही केवल डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद में जो टेन्योर था रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो टेन्योर था 1 ईयर था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद में उसका
टेन्योर जो है 4 इयर्स हो गया, और उसमें भी ये हुआ है कि 1/4 मेंबर जो है हर साल जो है रिटायर होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यसभा में भी यही सिचुएशन है कि कुछ मेंबर्स जो है हर 6 साल के बाद में रिटायर होते रहते हैं। ओके, द डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द करस्पॉन्डेंस, और जो डायरेक्टर्स थे उनको सारी की सारी करस्पॉन्डेंस थी गवर्नर जनरल से रेवेन्यू के संदर्भ में वो ट्रेजरी को देनी होती थी, एंड दोज रिलेटिंग टू सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट टू वन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी देनी होती थी ये। इस तरह से जो एक्ट है, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर दिया कंपनी के ऊपर। मतलब कंपनी अब जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती थी, कंपनी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेगुलेट कर रही थी, तो उसी हिसाब से उसे काम करना था। दूसरा ये चीज है कि रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने से पहले जो प्रेसिडेंसीज थी सेपरेट थी, इंडिपेंडेंट थी। जो मैंने अभी बताया है कि अब इसके बाद में जो दोनों ही प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास जो है वो सबऑर्डिनेट हो गई कलकत्ता के अंडर में, और वो अब जो डायरेक्टली डील नहीं कर सकती थी। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट से डील नहीं कर सकती थी इंग्लैंड में। अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के माध्यम से भी जो भी करस्पॉन्डेंस करना होता था वो उसके माध्यम से ही करना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो अपने आप में एक्ट में ही लिखा हुआ है कि इसने सबसे पहले जो गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया, वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया, और इसमें पहले चीफ जस्टिस का भी नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, बाकी में नहीं है। रेगुलेटर 70 अपॉइंटेड गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसलर्स। एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया और 4 काउंसलर्स अपॉइंट किए गए। काउंसलर्स मतलब काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल का मतलब होता है कि टोटल गवर्नर जनरल उसका चेयरमैन हुआ करता था काउंसिल का। प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल, जो फोर्ट विलियम जो इनका एस्टेब्लिशमेंट था कलकत्ता में, या ये कहिए बंगाल प्रेसिडेंसी में, वो कलकत्ता में था, उसे फोर्ट विलियम्स कहा जाता है इनके एस्टेब्लिशमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसके पास में वेस्टेड इन द होल सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इसके पास में सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट अब इन्होंने स्टार्ट कर दी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंगली। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 itself named the first governor general and his 4 counselors। तो जो अभी बताया मैंने कि itself उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन्ड है नेम गवर्नर जनरल का और उसके 4 काउंसलर्स का। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। काउंसलर्स वर टू होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स। काउंसलर्स के जो ऑफिस थे उनको 5 साल का उनका ड्यूरेशन हुआ करता, टेन्योर हुआ करता था, और उनको तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक कि क्राउन ना चाहे, क्राउन इन द सेंस ब्रिटिश क्राउन ना चाहे, तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता था। और वो भी किंग के द्वारा भी तब हटाया जा सकता था जबकि रिकमेंडेशन हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पर ही काउंसलर्स को हटाया जा सकता था, बिना उसके नहीं हटाया जा सकता था। दूसरा ये कहिएगा कि काउंसलर्स कैन होल्ड ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश किंग। काउंसिल वाज टू टेक डिसीजंस बाय मेजॉरिटी। काउंसिल जो है जो भी डिसीजन लेती थी वो मेजॉरिटी से लेती थी। अगर सपोज कीजिएगा किसी केस में अगर मेजॉरिटी नहीं है, जैसे कि सपोज कीजिए काउंसिल में 4 मेंबर्स बताए अभी हमने, 4 में अगर 2 एक पक्ष रखने लगे, 2 एक पक्ष रखने लगे, तो इस पोजीशन में टाई की सिचुएशन हो जाती थी। तो टाई की सिचुएशन हो जाती तो उसके बाद में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट हुआ करता था टाई के मामले में, तो गवर्नर जनरल उस तब वहां पे वोट कास्ट करने की स्थिति में हुआ करता था। काउंसिल्स के बाद काउंसिल में जो पावर्स थी कि काउंसिल को कौन कौन सी पावर मिली हुई थी, वो ये था कि पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। काउंसिल सुपरिंटेंडेंस करेगी, कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे को, मद्रास को। Presidencies were to required to pay the obedience of the orders of the Governor General and Council of Bengal and had the power to suspend any offending governor and his council.
तो इसी में ये भी कहा गया कि ओबीडियंस, पे टू ड्यू ओबीडियंस का मतलब यही है यहाँ पे कि उसकी बातों को माना जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल की बातों को माना जाएगा दोनों प्रेसिडेंसीज के द्वारा, चाहे वो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी हो चाहे मद्रास की प्रेसिडेंसी हो, ठीक है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो इस टाइप के गवर्नर को हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो सुप्रीम अथॉरिटी हो गया इंडिया में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आने की वजह से जो पावर्स थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, सेंट्रलाइज हो गई। जैसे अभी हमने बताया है कि बॉम्बे और मद्रास कोई भी काम जो है विदाउट कंफर्मेशन और विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं करेगा, तो वहां पे पावर्स जो है केंद्रित हो गई, केंद्रीकरण हो गया शक्तियों का वहां पे। लेजिस्लेटिव पावर्स के संदर्भ में जो लेजिस्लेटिव रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू मेक रूल्स। ये इसने शक्ति दे दी किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल को रूल बनाने की, ऑर्डिनेंस अध्यादेश बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, जिससे कि कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के सेटलमेंट और जैसे फोर्ट विलियम है या उसकी सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज हैं वहां पर चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाए जा सकते। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी थे। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे, वो बेसिकली 3 रिस्ट्रिक्शंस थे मोटे मोटे। दे वर नॉट टू रिपग्नेंट टू द लॉज ऑफ इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड का लॉ है उसके विरुद्ध कोई वो ना तो रूल लॉ बना सकते थे ना ऑर्डिनेंस बना सकते थे, और वो जो भी लॉ बनाया जाएगा या रूल बनाया जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए। तीसरा था कि वो तभी वैलिड था जब तक कि वो ड्यूलाई रजिस्टर्ड है और पब्लिश्ड है सुप्रीम कोर्ट में, कि जो भी लॉ बनाया गया है, रूल बनाया गया, ऑर्डिनेंस बनाया गया है, रेगुलेशन बनाया गया है, ये इसमें इस्तेमाल हुई है, शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मेक रूल्स ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस। 3 चीजें, रूल्स, इसको विशेष ध्यान दीजिए, रूल्स ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशंस, बाइलॉज वगैरह नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1773 में क्या इन चीजों का, तो इसमें ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, रूल्स ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, ये 3 चीजें हैं। तो ये तीनों चीजें रिपग्नेंट नहीं होनी चाहिए लॉ ऑफ इंग्लैंड के लिए। रूल्स ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस जो है वो रीजनेबल होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंसेस जो है वो वैलिड होने चाहिए, और वैलिड तभी होंगे जब वो ड्यूलाई रजिस्टर्ड होंगे और पब्लिश होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। लेजिस्लेटिव पावर वाज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के द्वारा कंट्रोल थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल थी, या फिर ये कहें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंट्रोल थी। तो यहाँ पे यही कहेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर जो है कंट्रोल थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये भी था सिचुएशन कि ये जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस या ऑर्डिनेंसेस बनाएंगे, इनको सेट असाइड किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट सॉरी किंग इन काउंसिल के द्वारा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन और पर्सन इन इंडिया और इंग्लैंड। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन मूव की जाएगी कि ये जो है अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस की ये कहा जाएगा रिपग्नेंट टू द लॉज ऑफ इंग्लैंड है, या रीजनेबल नहीं है या वैलिड नहीं है, तो उसको सेट असाइड किया जा सकता था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया कि कब कब उसको सेट असाइड किया जा सकता था, किस एप्लीकेशन पे। तो हमको 3 राउंड देखने होते थे किंग इन काउंसिल को, कि वेदर रूल रेगुलेशन ऑर्डिनेंसेस मेड by Governor General of Bengal is repugnant to the law of England, whether it is reasonable or not, whether it is valid, whether it is published in the Supreme Court of Calcutta or not। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो उसको किंग इन काउंसिल के द्वारा उसको सेट असाइड भी नहीं किया जा सकता था उस केस में। तो इन चीजों पर 3 चीजें होनी चाहिए थी। अगर ये 3 चीजें अगर मिसिंग है तो डिफरेंट सिनेरियो होता उस लॉ का। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कहा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में, जिसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, 3 अदर जजेस हुआ करते थे, और 3 अदर जजेस हुआ करते थे। वो नाम हमने बता ही दिया कि चीफ जस्टिस का नाम इम्पेच था, और जो 3 अदर जो जजेस हुआ करते थे उनका जो कार्यकाल था
सॉरी कार्यकाल नहीं, उनका जो एक्सपीरियंस था उनको तभी नियुक्त किया जा सकता था जब वो बैरिस्टर हो एटलीस्ट 5 इयर्स स्टैंडिंग का, कि 5 वर्ष तक बैरिस्टर के रूप में उसने काम किया हो, तभी उसको जज बनाया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस हो चाहे फिर बाकी के जजेस हो, उनको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और उनकी जो ऑफिस थी मतलब वो तभी तक ऑफिस में रह सकते थे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। अगर अब क्राउन ऑफ इंग्लैंड को लगता है कि दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क अकॉर्डिंगली, तो उनको हटाया जा सकता था, वो चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे वो अदर जजेस हो। आज की तारीख में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, उस पर जब आगे बढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट के पावर को पढ़ेंगे जब, या सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है तो उसमें पढ़ेंगे। तो वर्तमान में इम्पीचमेंट का प्रोसेस अवेलेबल है। कोर्ट के पास में जो सिविल पावर हुआ करती थी, सिविल मतलब दीवानी, क्रिमिनल पावर्स मतलब फौजदारी जुरिडिक्शन था, एडमिरल्टी मतलब नेवी या शिप पर कोई ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड जुरिडिक्शन था, और एक एक्लेसियास्टिकल कहा जाता है, एक्लेसियास्टिकल लिख लेंगे, ये चर्च से संबंधी जो क्षेत्राधिकार था, ECLESIASTICA, एक्लेसियास्टिकल जुरिडिक्शन हुआ करता था। तो जुरिडिक्शन, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के पास में रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से जुरिडिक्शन थे, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि जुरिडिक्शन सिविल था, क्रिमिनल था, एडमिरल्टी था और एक्लेसियास्टिकल जुरिडिक्शन, 4 टाइप के जुरिडिक्शन थे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था वो कहाँ तक था, किस पर था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था वो ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रिजाइडिंग इन बंगाल एंड ओडिशा and to hear all complaints against any person employed by or in service of the company or his majesty's subjects। तो बंगाल और बिहार में रहने वाले जो हिंदुस्तानी प्रजा थी, हिंदुस्तानी जो नेटिव थे, उन पर जुरिडिक्शन था इसका। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो हुआ करते थे उन पर था, बाकी जो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उन पर था इसका जुरिडिक्शन। तीसरा ये एक प्रोविजन आया रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल काउंसलर्स को और सुप्रीम कोर्ट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, ना उनको इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता था किसी भी एक्शन में, किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में। तो ये इन तीन चीजों को याद रखिएगा, कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एनी एक्शन और सूट और प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। जो अपील हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट से वो किंग इन काउंसिल के यहाँ लाई होती थी। अगर सपोज कीजिए कोई ग्रीवांस है अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर से, जजमेंट से, तो उसकी जो अपील थी वो किंग इन काउंसिल इंग्लैंड में लाई होती थी, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के यहाँ है कि सिविल कोर्ट का मुकदमा है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ का मुकदमा है, तो अगर उसमें कोई ऑर्डर हुआ है, जजमेंट हुआ है, तो उसकी जो अपील है वो सेशन कोर्ट में लाई करती है, सेशन कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील जो है वो हाई कोर्ट में लाई करेगी, हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी, एंड सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट होगा दैट विल बी फाइनल। हालांकि वहां पे भी रिव्यू पिटीशन का प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट में भी, उसे बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल ये कि अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वो लाई करती थी कहां पे, किंग इन काउंसिल जो इंग्लैंड में थी, और जूरी के माध्यम से उनको तय किया जाता था। जूरी इन द सेंस कि सभी लोगों की सहमति के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से जजमेंट होता था। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी अगर रोस्तम मूवी, तो उसमें जूरी के माध्यम से ही जजमेंट होता है, हुआ करता था। उसके बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे। डिफेक्ट्स में क्या था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी और सुप्रीम कोर्ट में आपस में क्या रिलेशनशिप था उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था कि किस तरह से ये आपस में इंटररिलेटेड है। इसको मतलब डिफाइन नहीं किया गया था क्लियरली। दूसरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट कौन से लॉ को एडमिनिस्टर करेगा, ये भी क्लियर कट नहीं कहा गया था कि किस लॉ को एडमिनिस्टर करेगा। गवर्नर जनरल को जो काउंसिल थी
उसकी मर्जी पर आ गए थे गवर्नर जनरल कि सपोज कीजिएगा कि अभी हमने बताया कि कोई भी डिसीजन होगा तो मेजोरिटी से होगा। 4 काउंसलर्स थे, मालूम पड़ा कि 3 काउंसलर्स ने एक तरफ वोट कास्ट कर दिया किसी मामले में, अब बचे एक काउंसलर, अगर उनकी तरफ वोट कास्ट भी कर दें, अगर हालांकि वैसे तो होना ही नहीं, होने का नहीं, क्योंकि कास्टिंग वोट जो था वो उसी पोजीशन में था कि जब वो लाइव टाई हो जाए वहां पे इशू। लेकिन टाई कब होगा? जब दो एक तरफ होंगे, दो एक तरफ होंगे काउंसलर्स। यहाँ पे अगर दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, तो वो फिर कास्टिंग वोट उनको मिल जाता था। लेकिन वो यहाँ मर्सी पे आ गए गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल की। इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी कुछ कमियां पाई गई, जिसके बाद में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया, जो डिफेक्ट से उनको ही दूर करने के लिए लाया गया। और जो एक्ट ऑफ 1781 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे पास किया। इसने रेगुलेटिंग एक्ट में जो चेंज किए वो बताता हूं मैं आपको। इट एग्जेम्प्टेड द एक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि अगर कोई भी काम, अगर पब्लिक सर्वेंट ऑफ द कंपनी, जो पब्लिक सर्वेंट है कंपनी का, पब्लिक सर्वेंट हम बताए ही थे कौन कौन से हैं, मर्चेंट्स थे, फैक्टर्स थे, और वो क्या बताया था, राइटर्स, फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सर्वेंट्स थे कि इनके द्वारा अगर कोई भी काम किया जाएगा ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से वो एग्जेम्प्टेड थे, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता था सुप्रीम कोर्ट में। इट ट्राइड टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन का जो इशू था उसको भी सेटल करने की कोशिश की एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 के द्वारा। थर्ड जो इशू था उसमें, इट मेड क्लियर एज टू व्हाट लॉज टू बी अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 के द्वारा 1781 के द्वारा, सॉरी 1781 के द्वारा ये भी क्लियर कर दिया गया कि किस लॉ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें कि द एक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड कंफर्म बाय अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इन केस इट डिसाइडेड बाय मुफस्सिल कोर्ट्स। कि मुफस्सिल कोर्ट हुआ करती थी, मतलब तो उनका जो भी एक्ट होगा, जो भी उनके द्वारा ऑर्डर किया जाएगा, जजमेंट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज और कंफर्म किया जाएगा। अपीलेट जुरिसडिक्शन हुआ करता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को रेगुलेशंस प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए भी इसको शक्ति दे दी गई, इनको एम्पावर कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। सेटलमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 में भी कुछ कमियां पाई गई, डिफेक्ट्स थे कुछ। इसमें 2 कमेटियां बनाई गई, 2 कमेटियों के आधार पर 2 कमेटियां बनाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। उन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और चीफ जस्टिस एमपी, इनको रिकॉल कर लिया जाए। इट मींस इनको अपने पद से हटा दिया जाए। इस टाइप की रिकमेंडेशन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उस, लेकिन हुआ ये कि जो कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स मैंने बताया आपको कि जो इंग्लैंड में हुआ करते थे, जो इलेक्ट किया करते थे कोड ऑफ डायरेक्टर्स को, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इससे रिफ्यूज कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि इनएडिक्वेट डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी, कि ये प्रिज्यूम किया गया है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है कंपनी पर इनएडिक्वेट है, दैट इज नॉट पावरफुल एनफ। इस एक्ट ने, एक्ट ऑफ 17 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने 2 चीजों को डिस्टिंग्विश किया है। एक तो कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, दूसरा था पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको कमर्शियल, जो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने, एक तो इसकी रिकमेंडेशन याद रखिएगा
कि उसने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को रिकॉल करने के लिए, दूसरा ये है कि दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि चीफ जस्टिस एम्प्लॉय को रिकॉल किया जाए। तीसरा ये पॉइंट याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ने रिफ्यूज कर दिया इनको रिकॉल करने के संदर्भ में जो कमेटी का रिकमेंडेशन था उसे। इसके बाद में यह है कि कॉमर्शियल पावर्स और जो पॉलिटिकल पावर्स थी, दो पावर्स थी। तो जो जो कॉमर्शियल पावर्स थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की जानी थी, और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही उनको मैनेज किया जाने लगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद में। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे कंपनी के, वो बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बनाएगा, कितने पॉलिटिकल अफेयर्स थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, कितने बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स कितने थे? तो बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स। और इन बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था। बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता था। और ये जो अपॉइंटेड हुआ करते थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता था। और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ करता था कमिश्नर्स का, जो 6 कमिश्नर्स थे, उनको किंग के द्वारा किया जाता था। और ये ऑफिस भी जो होल्ड करते थे कमिश्नर जो है, और ड्यूरिंग हिज प्लेजर, मतलब जब तक किंग चाहे तब तक वो रह सकते थे। अगर किंग को ये कंप्लेंट मिलती है कि दैट कमिश्नर नॉट वर्किंग according to the rules and regulations, then he can be removed from the post of commissioner. बोर्ड को एम्पावर किया गया सुपरिंटेंडेंट करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितने भी कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे। और वो वहां थे जहां ब्रिटिश पोजीशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज merely to revise and control over the doings of the directors। जो फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था board of control was merely to revise and control over the doings of the directors। जो एक्ट था चार्टर एक्ट था 1793 का एक, उसमें जो मोनोपोली थी उसकी कंपनी के अफेयर्स को, उसको 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया था। इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद में जो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 से जो पहला डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड से रिलेटेड, उसको ओपन कर दिया गया सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। ब्रिटिश सब्जेक्ट, जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट या ब्रिटिश मर्चेंट चाहे वो ट्रेड कर सकता था इंडिया में 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मोनोपोली किस एक्ट से खत्म हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। और ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पे कंट्रोल जो है बेहतर हो गया। यहाँ के बाद में जो हुआ, द रेगुलेशंस मेड बाय 3 काउंसिल्स इन इंडिया वर टू बी रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। और जो रेगुलेशंस थे ये 3 काउंसिल्स के द्वारा, 3 काउंसिल कौन सी थी? काउंसिल ऑफ बंगाल, काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड काउंसिल ऑफ मैड्रास। इनके द्वारा जो भी रेगुलेशंस बनाने होते थे वो पार्लियामेंट के समक्ष उनको रखना होता था। पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो एक्ट आता है चार्टर आता है, चार्टर ऑफ 1833। चार्टर ऑफ 1833 में जो मेन डेवलपमेंट है वो इस पर क्वेश्चन अक्सर बनता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस चार्टर के माध्यम से बनाया गया? कि अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जा रहा था उनको, लेकिन चार्टर ऑफ 1833 के बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और जो इस एक्ट ने क्या किया कि जो पावर्स थी वो भी सेंट्रलाइज कर दी, और उनके लिए गवर्नर जनरल जो है अपने आप में स्ट्रांग हो गए। द एक्ट led to the centralization of the power in the hands of the governor general in council by vesting the legislative power solely in him। ये पूरी की पूरी शक्तियां उसमें समाहित हो गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में।
गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज, लॉ बनाने के लिए एम्पावर कर दिया गया उनको, रेगुलेट फॉर ऑल पर्संस वेदर ब्रिटिश, चाहे वो ब्रिटिश सब्जेक्ट है, चाहे नेटिव है या फॉरेनर है, या कोई अन्य है, या कोई जगह है, या कोई वस्तु है जो कि कंपनी की टेरिटरी में आती है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर हो गई इन पर लॉ एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। काउंसिल वाज एनलार्ज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए उसको एनलार्ज कर दिया गया काउंसिल को। एक चौथे मेंबर के रूप में एक फोर्थ मेंबर को ऐड कर दिया गया, लॉ मेंबर। तो ये भी याद रखिएगा कि चार्टर ऑफ 1833 added a fourth member in the council as a law member who had, जोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी कोई वॉइस नहीं होती थी, मतलब वो वोट कास्ट नहीं कर सकता था, ना कोई अपना सजेशन दे सकता था, ना कोई अपनी रिकमेंडेशन दे सकता था। वो केवल चीजों को लॉ से रिलेटेड चीजों को वो देख रेख कर सकता था कि लॉ क्या है, लेकिन उसकी फाइनल से कुछ नहीं थी। The laws made under previous acts were called regulations. 1833 से पहले जो भी लॉज बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद में जो भी एक्ट बने उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा गया, एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा गया। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनने की संभावना हो सकती है यहाँ पे। इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर ऑफ 1853 ये लास्ट चार्टर है, last of the charter acts enacted between 1793 to 1853. Charter of 1853 took a decisive step in separating the legislative machinery from the executive. ये जो विधायिका की जो मशीनरी थी उससे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को दोनों को सेपरेट कर दिया गया इस चार्टर के माध्यम से। The act created, अभी तक यहाँ पे दो ही चीजें चल रही हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी सेपरेट विंग के रूप में अभी तक यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, जो आज की तारीख में है कि 3 ऑर्गन्स कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी स्टेज नहीं आई है 1853 तक। एक्ट क्रिएटेड अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया कंसिस्टिंग 12 मेंबर्स, और इस एक्ट ने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश कर दी जिसके कि 12 मेंबर्स हुआ करते थे। काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एनलार्ज्ड फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस बाय एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। 6 न्यू मेंबर्स को और जोड़ दिया गया इस काउंसिल में। जो 12 मेंबर्स हुआ करते थे उनमें गवर्नर जनरल एक मेंबर हुआ करता था, दूसरा मेंबर कमांडर इन चीफ, तीसरे कैटेगरी में जो आते थे 4 मेंबर थे जो काउंसिल से बिलोंग करते थे। काउंसिल जो हमने बताया, काउंसिल के 3 मेंबर और चौथा मेंबर लॉ मेंबर जोड़ दिया गया, 4 मेंबर वो हो गए, 2 4 6, और 6 मेंबर हो गए लेजिस्लेटिव मेंबर्स हो गए, फ्रॉम हुम 2 वर इंग्लिश जजेस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। 2 मेंबर जो है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुआ करते थे। एंड अदर 4 ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट्स। बाकी के 4 जो थे वो लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाते थे, जिसमें कि कलकत्ता, बंगाल, मद्रास, और चौथा नाम जुड़ गया आगरा का। तो आगरा का यहाँ पहली बार नाम आया है इसमें, जो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि आगरा का लोकल रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट हुआ। तो वो कहेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से वो स्टार्ट हुआ। लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन। लेजिस्लेशन को पहली बार जो है ट्रीट किया गया स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। लेकिन इनके द्वारा कोई भी लॉ तब तक फाइनल नहीं हो सकता था जब तक कि उसकी गवर्नर जनरल की असेंट ना हो जाए, जिसकी की वीटो की पावर थी। बट नो लॉ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस तरह से होगा कि बट नो लॉ मेड बाय द काउंसिल कुड बी प्रोमलगेटेड इन द एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा विदाउट द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल हु हैड द पावर टू वीटो एनी बिल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वर्तमान में भी कोई भी लॉ, जैसे सपोज कि ये बिल इंट्रोड्यूस होता है
राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो अपर हाउस, और लोकसभा मींस लोअर हाउस। तो जब कोई भी लॉ यहाँ से इनिशिएट होगा कि राज्यसभा से या लोकसभा से, तो वो जब तक प्रेसिडेंट की, वर्तमान में प्रेसिडेंट की जब तक उस पर असेंट नहीं हो जाती है, तब तक वो बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। यही सिचुएशन जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में थी, कि उसको जब तक गवर्नर जनरल की असेंट नहीं मिल जाएगी, वो तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। द एक्ट मेड बाय अ सेपरेट गवर्नर जनरल मेड अ सेपरेट गवर्नर जनरल फॉर द बंगाल, और इस एक्ट ने सेपरेट गवर्नर जनरल बंगाल के लिए बना दिया। द डायरेक्टर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रिविलेज्ड पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जो डायरेक्टर्स थे, जो पहले हमने कहा ना कि रेगुलेटिंग से पहले जो था, रेगुलेटिंग ले आया कि 1000 स्टर्लिंग पॉन्ड जिनकी शेयर होल्डिंग हो, वो डायरेक्टर अपॉइंट इलेक्ट कर सकते हैं, और उससे पहले 500 स्टर्लिंग पॉन्ड वाले जो शेयर होल्डर्स हैं वो कर सकते हैं। अब इसने क्या किया कि इनको डिप्राइव कर दिया गया, डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट नहीं किए जा सकते थे। इट वाज अ सीवियर ब्लो टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो 1853 का जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इसने एक रास्ता बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ये कहिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, कि इट पेव द वे फॉर ट्रांसफर ऑफ इंडियन टेरिटरीज टू द क्राउन। कि क्राउन को टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज थी, वो ट्रांसफर होने की शुरुआत हो गई थी ऑलमोस्ट। और जो 1857 की म्यूटिनी थी, उसने और काम तेजी से ला दिया। जब 1857 की म्यूटिनी के बाद में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जो कंट्रोल है वहां का, दैट मस्ट बी विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एग्जिस्टेंस में आया। तो 1858 से लेकर के 1990 तक, 1919 में बेसिकली जो ये जो ड्यूरेशन है, जो फेज है, वो एंड ऑफ द कंपनीज रूल कहा जाता है ऐसे कि अब इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, वो ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, और इस एक्ट का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रखा गया। इस एक्ट के आने के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, वो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर हो गई। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि किस एक्ट से कंपनी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। इसके बाद में इस एक्ट के आने के बाद में, पावर ट्रांसफर होने के बाद में, जो भी इंडियन अफेयर्स थे, उनका कंट्रोल और गवर्न होने लगा हर मैजेस्टी के द्वारा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कमर्शियल अफेयर्स देखा करते थे कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स जो हुआ करते थे, बताया हमने, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखा करते थे, पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स देखा करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको एबॉलिश कर दिया गया, और अब जो है इनकी जगह मैजेस्टी की ओर से, मतलब ब्रिटिश क्राउन की ओर से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर दिया गया। ये सारे के सारे जो पावर्स थी अब उसमें निहित हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। पावर्स ऑफ क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। तो ये याद रखिएगा कि जो क्राउन में पावर जब निहित हो गई, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में काउंसिल थी 15 मेंबर्स की, और एक काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था ऐसे। 8 of its members were appointed by the crown। तो यहाँ पे ये जो सेग्रीगेशन किया गया है 15 मेंबर्स को, कि 8 मेंबर्स को क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, और 7 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फ्यूचर वैकेंसीज जो थी वो क्राउन के द्वारा भरी जानी थी। काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। काउंसिल जो है एडवाइजरी बॉडी थी। कि जो 7 जो थे, कि ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसमें थे, एग्जिस्टेंस में थे तब तक तो ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी जब अबॉलिश कर दिया गया, तो जो जो वैकेंसी होती जाएगी
यहाँ पे काउंसलर्स की, उसको फ्यूचर में अपॉइंट किया, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाना था? वो क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाना था। और काउंसिल जो है एक एडवाइजरी बॉडी थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो एडवाइजरी बॉडी थी या काउंसिल ऑफ स्टेट का था, उसका सॉरी काउंसिल था, काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका चेयरमैन बनाया गया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था was to required to lay before the president an account of annual produce of the recoveries of India, कि जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है इंडिया से, वो सारा का सारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष पेश करना होता था। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू पार्लियामेंट एनुअली अ स्टेटमेंट ऑफ द मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस, कि मोरल और मटेरियल प्रोग्रेस क्या हुई है हिंदुस्तान में, उसके बारे में भी अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष पेश करनी होती थी। लॉ मेंबर एंड एडवोकेट जनरल और द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ इंडिया वर टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग। लॉ मेंबर, एडवोकेट जनरल या फिर गवर्नर जनरल काउंसिल किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाने लगे। The Act of 1858 constituted the Secretary of State in a council as a body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक, ये यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि कैन सू एंड बी शू, कि जिसके अगेंस्ट मुकदमा किया जा सकता है या जिसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। तो 1858 जो एक्ट ऑफ 1858 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। इट मींस कैपेबल ऑफ suing and being sued in India and in England, दोनों जगह sue किया जा सकता था। और गवर्नर जनरल काउंसिल, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल को sue किया जा सकता था, उसके द्वारा भी sue किया जा सकता था, मतलब मुकदमा उसके द्वारा भी किया जा सकता था, उसके अगेंस्ट भी किया जा सकता था। जो ट्रांसफर हुआ था कंपनी की गवर्नमेंट का, वो रॉयल फरमान के माध्यम से हुआ था। रॉयल प्रोक्लेमेशन जो 1612 में है, जो रॉयल फरमान जारी किया था एम्परर जहांगीर ने, उसी तरह से रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ, जिसमें कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ, जिसमें कि कंपनी की गवर्नमेंट को ब्रिटिश क्राउन की गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसने डायरेक्ट रूल दे दिया क्राउन को ओवर द अफेयर्स ऑफ द इंडिया। बाकी किसी की क्वेरी हो तो यहां तक बताइए। किसी की क्वेरी है अभी तक? नहीं सर जी। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आया। बेसिकली 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की जो शुरुआत है वो किस एक्ट के तहत हुई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, और इसने गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। और पहली बार ये हुआ कि अंडर दिस एक्ट इंडियंस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएट द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन, कि पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेशन के वर्क से कनेक्ट कराया गया। अब इसमें लेजिस्लेटिव पावर्स देखेंगे, जैसे कि एक्ट एनलार्ज्ड द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर द एडिशन ऑफ नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12 एडिशनल मेंबर्स। इसमें ये हुआ कि एक्ट ने काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल को के नंबर्स में बढ़ोतरी कर दी, और ये लॉ बनाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ। लॉ बनाने के लिए इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। रेगुलेशंस एंड एडिशन ऑफ, तो इसमें जो मेंबर्स ऐड किए गए वो 6 से कम 6 मेंबर ऐड किए जा सकते थे, मैक्सिमम 12 मेंबर्स को ऐड किया जा सकता था। और इनमें से भी हाफ जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे, और इन मेंबर्स का जो टर्म हुआ करता था वो 2 इयर्स हुआ करता था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को लॉ फ्रेम करने की, रेगुलेशन फ्रेम करने की सभी व्यक्तियों के लिए
पावर दी गई। कोड ऑफ जस्टिस प्लेसेस थिंग्स पब्लिक सर्वेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया। और एक्ट ने जो चीज रेस्टोर की वो ये थी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उसको रेस्टोर किया इसने। The provincial legislative councils were empowered। जो provincial legislative councils थी उनको भी empower किया गया। प्रोविंस जो भी प्रोविंसेस थे, डिफरेंट प्रोविंसेस थे, क्योंकि ये तो प्रेसिडेंसी थी, प्रोविंस तो बहुत सारे थे, कि उनके बेनिफिट के लिए लॉ बना सकते थे। लेकिन इस तरह के जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाने थे उन पर गवर्नर जनरल का असेंट मिलना जरूरी हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद में आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से जो चीजें डेवलप हुई वो ये थी कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल। कि सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए। दूसरी चीज बढ़ी कि इंट्रोड्यूस द इलेक्शन सिस्टम, पार्शियली इंट्रोड्यूस हो गया। तीसरा हुआ कि एनलार्ज द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स। और इसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल वाज टू हैव नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 16 मेंबर्स। कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में कम से कम 10 मेंबर होंगे और ज्यादा से ज्यादा 16 मेंबर हो सकते थे। He was empowered to make regulations for the nomination of additional members। लेकिन उसको ये शक्ति दी गई गवर्नर जनरल को, वो एडिशनल मेंबर भी नॉमिनेट कर सकता था। इन बॉम्बे एंड मद्रास द नंबर वाज टू बी नॉट लेस देन 8। लेकिन बॉम्बे में मद्रास में जो इसके काउंसिल के मेंबर हो सकते थे वो मिनिमम 8 हो सकते थे, मैक्सिमम 20 हो सकते थे। द मैक्सिमम फॉर बंगाल वाज फिक्स्ड एट 20 और बंगाल के लिए 20 मेंबर फिक्स कर दिए गए। एंड फॉर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड अवध के लिए 15। काउंसिल वर टू पावर डिस्कसिंग द बजट। काउंसिल जो है बजट डिस्कस कर सकती थी सब्जेक्ट टू द सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थे सरकार से सवाल पूछने के संदर्भ में, कि वो सवाल नहीं पूछ सकते थे। बट द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल हैड द पावर टू डिसअलाउ एनी क्वेश्चन विदाउट गिविंग अ रीजन। और जो प्रेसिडेंट हुआ करता था काउंसिल का, वो किसी भी क्वेश्चन के बिना कोई रीजन दिए उसको खारिज कर सकता था। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। पहला डिफेक्ट ये था कि द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस वाज डिफेक्टिव। कि जो सिस्टम था इलेक्शन का वो डिफेक्टिव था। इट डिडंट गिव द रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल इन द रियल सेंस। लोगों को रियल सेंस में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल वर ओवर रिप्रेजेंटेटेड। कि कुछ क्लास को ओवर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, कुछ को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया गया। जैसे बॉम्बे में का एग्जांपल देखा जाए कि बॉम्बे काउंसिल 6 सीट्स वर अलॉटेड टू द यूरोपियन मर्चेंट्स। कि बॉम्बे में 6 सीट थी, वो यूरोपियन जो मर्चेंट्स थे उनको अलॉकेटेड थी। एंड इंडियन मर्चेंट्स वर गिवन नन। इंडियन मर्चेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक था या डिफेक्ट था वो था कि पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर वेरी लिमिटेड। द मेंबर्स हैड नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बजट। तीसरा ये था कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाज वेरी स्मॉल। कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस पर क्वेश्चन कई टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें तो मेंबर्स जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके डिफेक्ट के संदर्भ में बनेगा। दूसरा इसके संदर्भ में बनेगा कि कितने मेंबर्स बंगाल प्रेसिडेंसी में थे काउंसिल में, कितने जो है मद्रास में थे, कितने बॉम्बे में थे। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 है, ये तो सबसे पहले तो एक तो क्वेश्चन बनता है मैचिंग से रिलेटेड ही बनता है। कि बहुत सारे बार आपने पढ़ा होगा कि मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 या फिर 1909 ही लिख दिया जाता है सिंपली। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था कि रिप्रेजेंटेशन एंड पॉपुलर एलिमेंट मेड बाय मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स थे इसके माध्यम से जो आए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट वाज मेड बाय मॉडलिमेंटो रिफॉर्म नोन बाय द नेम्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। लॉर्ड मॉडले जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे।
for the British Crown in India, and Lord Minto was Viceroy. Okay, and which were implemented by the Indian Council Act 1909. Is by this act the size of the legislative council, central as well as provincial, was considerably increased. कि जो size था central legislative council, central legislative council as well as provincial legislative council का वो size बढ़ा, number बढ़े उनमें. The number of additional members in Governor General Council were raised from 16 to 60. कि Governor General Council में जो पहले 16 member हुआ करते थे अब 60 हो गए. By the Act of 1909, the powers of legislative council, both the central and provincial, were also enlarged. Now the councils were empowered to discuss any matter. अब councils जो है किसी मैटर को discuss कर सकती थी, ask questions and supplementary questions. Council had also right to discussing and moving a resolution on the financial statement. Financial statement पर भी question कर सकते थे, पर discuss कर सकते थे, लेकिन voting right नहीं था. Okay? अब 1919 से लेकर के 1947 जो ये फेज कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये वाला पार्ट आपका रह गया. इसके बाद में जो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में कवर किया, और बाकी सैलिएंट फीचर्स, ये 3 टॉपिक को नेक्स्ट जो आपका वो होगा उसमें कवर किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा. कोई किसी की क्वेरी है कोई? शासन प्रणाली को थोड़ा समझा जी, शासन प्रणाली की सप्लाई थी तो थोड़ा समझा दीजिए. नहीं सुनाई इधर आपको क्लियर नहीं आ रही है आपके पास. सर द्वैत शासन प्रणाली जो थी उसको थोड़ा समझा दीजिए. डायरकी के संदर्भ में, डायरकी के संदर्भ में अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है. डायरकी नेक्स्ट जो हमारा वो होगा ना, द्वैत शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं ना आप? जी सर, वो 1919 का डेवलपमेंट है, वो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स में आएगा वो. ठीक है सर. अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है. ठीक है सर. अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं. बाकी जो हमने जो फैक्ट्स बताए हैं ना, इनको सभी लोग जो है नोट कर लीजिएगा, और कोशिश ये क्या करिएगा कि जब हम क्या कोई भी पढ़ाएं तो उन फैक्ट्स को नोट करते हुए चलिएगा. फिर नोट नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुनाएंगे कहानी की तरह, तो मिस करेंगे फिर आप. और अगर आपको ये लगता है कि स्पीड थोड़ा तेज है तो वो स्लो किया जा सकता है, कि जिससे कि आप लोग राइट डाउन कर सकें चीजों को. बाकी ये कोशिश करूंगा मैं कि हिंदी में राइट अप तैयार करूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है मेरे को हिंदी में. आवाज आपकी इको कर रही है. तो मैं ये कह रही थी थोड़ा सा स्लो कराया करिए, तो थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाती है, हम नोट नहीं कर पाते. ठीक है, तो स्पीड स्लो रखेंगे. हम भी करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजी है हिंदी में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि मीडियम हमारा इंग्लिश रहा है लॉ में, तो वो वाला इशू है. बाकी बुक्स अभी हमने ऑर्डर की हुई है हिंदी मीडियम के लिए, तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाई, इसीलिए थोड़ा सा, अदरवाइज हम दोनों में से पढ़ के ही जो वर्ड्स हैं उनको यूज करेंगे. बाकी किसी की कोई इशू या किसी पढ़ाने के तरीके में कोई लग रहा हो कि डेवलपमेंट चाहिए, कहीं होना चाहिए हमारे में? किसी का फोटो नहीं देख रहा हूं मैं. आप बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो. हमको पढ़ा 2008 के बाद में हमने नहीं पढ़ाया है. 2008 तक पढ़ाए हैं, हम लॉ पढ़ाए हैं, डीएस कॉलेज में भी पढ़ाए हैं, विवेकानंद में पढ़ाए हैं, और एएमएम में लॉ फैकल्टी में भी पढ़ाए हैं. तो 12 साल का गैप हो गया, 12 क्या 13 साल का. तो चीजें अभी रिवाइज कर रहे हैं हम आप लोगों की वजह से ही. सर बस थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी तो सब ठीक रहेगा, बाकी सब स्पीड स्लो कर देंगे, बाकी सब ठीक है सर. कोई प्रॉब्लम. यस सर, क्योंकि फैक्ट इसमें ज्यादा है ना, स्पीड स्लो रहेगा तो हम नोट्स उसको पॉइंट आउट करके नोट करते जाएंगे. नहीं वही मेरा कहने का उद्देश्य वही है, और वही मैं अदरवाइज तो कुछ भी दिक्कत नहीं है सर. 8वीं क्लास अपने पड़ोस के गांव में पढ़े हैं, 9th से 12th
तक हम आलोक शर्मा जी साथ साथ DIC में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम में ही। उसके बाद में BSc में हमने अपना मीडियम चेंज कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, आप सब लोग भी मैक्सिमम ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं, हम भी ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं। तो इसलिए किसी को भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, है ना। और बाकी को अगर किसी को लगता है कि इंडिपेंडेंटली हमारा नंबर मेरे ख्याल से सभी के पास होगा, तो उसमें भी कोई अगर नहीं बताना चाह रहे हैं तो वहां पे भी अपने सजेशन दे सकते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम है आपके पढ़ाने में, ये चीजें हमको इस तरह से करना है। सर थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे हम लोगों से भी क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। नहीं, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछने में इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट के 15 से ना, तो मैं जो हूँ बाय नेम पूछूंगा लोगों से, फिर सभी के नाम तो आ ही रहे हैं, तो वही फिर जवाब देगा। तो अगला जो मेरा अगला जो लेक्चर होगा ना, उसमें शुरू के 15 मिनट इसी बात के लिए होंगे, रिवीजन के लिए। ओके सर। ओके सर। और बाकी फिर भी कोई किसी को ये लग रहा है कि ये चीजें गड़बड़ है, ये चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए, तो वो हमारे को इंडिपेंडेंटली हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ये जरूर डाल दीजिएगा कि हम जो है द वी से बोल रहे हैं, द वी ग्रुप है ना, ये यस सर, ये 40 द V40 से बोल रहे हैं, वो जरूर डाल दीजिएगा नाम और द V40। ओके। बाकी और किसी का कोई समस्या? नो सर। कल हम